प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वैश्वीकरण के बारे में जाना और साथ ही हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का अध्ययन किया। बच्चों, इस वीडियो में हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक एवं उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रौद्योगिकी में हम दो कारकों के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगर हम परिवहन की बात करें तो इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से काफी उन्नति हुई है। बच्चों, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, सुरक्षित और तेजी से ले जाने के लिए कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए बच्चों, ये कंटेनर है और इन कंटेनर में सामान कैसे रखा जा रहा है ताकि सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, आप चित्र में देख सकते हैं। और एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि इन कंटेनरों को समुद्री रास्ते से दूसरे देशों में पहुंचाया जा रहा है। माल ढुलाई के लिए जहाजों, रेलों, वायुयान और ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि माल ढुलाई की जो लागत है, जो कीमत है, उसमें बचत हो सके और लंबी दूरियों तक जो वस्तुओं की जो पहुंच है बच्चों, वस्तुओं को जो पहुंचाना है वो तेजी से पहुंच सके। तो परिवहन हमने देखा कि किस तरह से प्रौद्योगिकी बदल रही है और साथ ही साथ परिवहन तंत्र में भी परिवर्तन आ रहा है। माल जो है सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचाया जा रहा है। इसी की वजह से वैश्वीकरण संभव हो पाया है। एक और उदाहरण अगर हम देखें बच्चों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, जो परिवहन की तरह ही महत्वपूर्ण है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दूरसंचार, जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स मशीन इत्यादि आते हैं। देखिए बच्चों, ये टेलीग्राफ है। हालांकि चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की है, पर आज यह आउटडेटेड हो चुका है। इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये फैक्स मशीन है, जिससे चंद मिनटों में ही सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। और मोबाइल फोन, टेलीफोन, इनसे तो आप सभी वाकिफ ही हैं। बच्चों, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए भी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। इंटरनेट से हम तत्काल ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक दे सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं या वॉइस मेल कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से विश्व भर में एक देश से दूसरे देश से संपर्क करना आसान हो गया है। सूचनाएं जल्दी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद रखना या बातचीत करना संभव हो पाया है। और इसी के चलते बच्चों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेजी से गति प्रदान की है। आईटी, इसका अर्थ होता है बच्चों इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। लंदन, आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका, ये समाचार पत्रिका दी हुई है बच्चों। पत्रिका की डिजाइनिंग लंदन में की जा रही है। डिजाइनिंग का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि कितने कॉलम होंगे, मटेरियल क्या होगा, कवर पेज कैसा होगा। तो पत्रिका की डिजाइनिंग लंदन में की जा रही है और पत्रिका की जो छपाई है वो दिल्ली में की जा रही है। दिल्ली क्यों चुना बच्चों, क्योंकि लागत कम करने के लिए। हमने पढ़ा है कि किसी भी व्यवसायी का या किसी भी कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो पत्रिका की डिजाइनिंग लंदन में करने के बाद पत्रिका की छपाई दिल्ली में करवाई जा रही है ताकि खर्चा कम हो सके। और एक और बात आपको याद रखनी है बच्चों, जब ये पत्रिका दिल्ली में छप जाएगी तो पढ़ी कहाँ जाएगी, लंदन के पाठकों द्वारा। तो पत्रिका छपने के बाद उसे त्वरित गति से लंदन भी भेज दिया जाएगा। यह सब कैसे संभव हो पाया बच्चों, प्रौद्योगिकी की वजह से। तो प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक इकाई बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
दूसरा बच्चों, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, आइए समझते हैं। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना। अवरोध क्या होता है, प्रतिबंध या बाधा उत्पन्न ना करे सरकार किसी भी क्षेत्र में, कंपनियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, निर्माताओं के लिए, उत्पादकों के लिए, तो वह कहलाएगा उदारीकरण। बच्चों, आजादी के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। कारण क्या था, देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए। लेकिन 1950 से 60 के दशक में जब उद्योग स्थापित हो रहे थे, तो इस अवस्था में सरकार ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार ने अपने घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए व्यापारिक अवरोध लगा रखे थे। लेकिन 1991 में भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके चलते आर्थिक सुधार लाने की बात कही गई। अब उदारीकरण के चलते कौन कौन से आर्थिक सुधारों की बात हुई बच्चों? आर्थिक विकास प्रक्रिया की रुकावटों को दूर करना। दूसरा है भारतीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। तीसरा है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, अकुशलता तथा साधनों के दुरुपयोग को रोकना। देखिए बच्चों, हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि पूरे संसार को जोड़ना, और उदारीकरण वैश्वीकरण का केंद्र है। उदारीकरण अभी हमने पढ़ा कि सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना। इसी उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया। अब 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के बाद सरकार का पहले की तुलना में नियंत्रण कम हो गया। हमने एक उदाहरण से समझा भी था कि आजादी के बाद सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पे प्रतिबंध लगा रखा था ताकि घरेलू उत्पादकों का संरक्षण दिया जा सके। लेकिन 1991 के बाद सरकार का नियंत्रण कम हो गया, और जिसकी वजह से आयात और निर्यात में सरलता आई और जो व्यवसायी थे वो मुक्त रूप से निर्णय लेने के लिए आजाद हो गए। इसी के साथ विदेशी कंपनियां, जिन विदेशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के चलते भारत सरकार ने अवरोध उत्पन्न कर रखे थे, उन्हें अब उदारीकरण के बाद भारत में कार्यालय एवं कारखाने स्थापित करना उनके लिए आसान हो गया, और इसी ने वैश्वीकरण को संभव बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि उदारीकरण ने वैश्वीकरण को किस प्रकार संभव बनाया। देखिए बच्चों, उदाहरण लेते हैं वही जो हमने पिछले वीडियो में लिया था, भारत में चीनी खिलौने। 1991 से पहले यानी उदारीकरण से पहले की अगर हम बात करें तो भारतीय सरकार ने व्यापार अवरोधक लगा रखे थे। क्यों? ताकि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक चीनी खिलौना निर्माता ने 70 रुपए में खिलौना तैयार कर दिया और भारतीय निर्माता जो है वो 100 रुपए में खिलौना तैयार कर पा रहे हैं। तो आप देखिए, अगर यह कंपनी, चीनी कंपनी भारत में अपना खिलौना बेचना चाहेगी तो भारत सरकार ने आयात कर के रूप में 40 रुपए कर लगा दिया। आप देखिए बच्चों, अगर भारत सरकार 40 रुपए आयात कर लगा देती है तो भारत में चीनी खिलौने की कीमत हो गई 110 रुपए। तो आप देखिए, आप कौन सा खिलौना खरीदेंगे? जो भारत में निर्मित होगा। लेकिन उदारीकरण के बाद भारतीय खिलौना 100 रुपए का ही रहा, लेकिन चीनी खिलौना जो 70 रुपए का था। हमने पढ़ा कि उदारीकरण है क्या? व्यापार अवरोधकों को खत्म करना, आयात कर पर छूट मिली बच्चों। अब क्योंकि भारतीय सरकार ने किसी प्रकार के अवरोध जो है वो हटा लिए हैं, तो चीनी खिलौना भारत में 70 से 80 रुपए में बिकेगा। तो अब आप बताइए मुझे कि कौन सा खिलौना खरीदेंगे? चीनी खिलौना। इसकी वजह से हालांकि भारतीय जो खिलौना निर्माता कंपनी है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी है, और
इसे ही वैश्वीकरण कहेंगे। बच्चों, आज हमने वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में परिवहन एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और उदारीकरण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।